हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं क्लास 10वीं की हिस्ट्री का पहला लेसन सरस्वती सिंधु सभ्यता के विषय में समझाऊंगी। इसमें ये सभ्यता कहाँ बनी, कैसे बनी और इसमें कैसे व्यवस्था की गई आदि के बारे में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं क्लास 10वीं के इतिहास का पहला पार्ट सरस्वती सिंधु सभ्यता। ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है और आज हम इसके जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वो क्या है, इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता के जो पुरास्थल हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में सरस्वती व सिंधु जो नदियां हैं उनके किनारे होने के कारण इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। मतलब जो इनके जो भी अवशेष मिले हैं, जो भी स्थल यानी स्थान मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं? सरस्वती सिंधु जो नदियां हैं उनके किनारे मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता का उदय कहाँ हुआ? इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय सरस्वती व सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदानों में हुआ। यहाँ पे क्या था? उपजाऊ मैदान थे, इस वजह से लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया और इस सभ्यता का उदय हुआ। उसके आगे आता है क्वेश्चन प्रश्न 3 कि सरस्वती सिंधु सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है और ये कौन सी सभ्यता के समकालीन थी। समकालीन क्या है? बराबर। ठीक है, तो सरस्वती सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसके दो नाम है, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। और यह जो है मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। मतलब क्या है कि ये मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के बराबर की सभ्यता थी, इसलिए इन्हें इनकी समकालीन कहा जाता है। अगला है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन कब और किसने किया। तो क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका उत्खनन क्या होता है? ढूंढना। ठीक है, उसको ढूंढ के निकालना। ये 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में किया। हड़प्पा सभ्यता कहाँ मिली थी? सबसे पहले पंजाब प्रांत में मिली थी। और कौन से सन में? 1921 में। जबकि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वो 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत में प्राप्त की थी। ठीक है, आगे प्रश्न आता है सरस्वती सिंधु सभ्यता के विस्तार के विषय में बताइए। विस्तार क्या होता है? फैलाव, कि ये जो सभ्यता है ये कहाँ तक फैली हुई थी। तो ये पूर्व में आलमगीरपुर में, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। देखिए, पश्चिम में जो है सुतका गेंडोर है वो बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान में है। उत्तर में ये मांडा जो अभी जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। अब देखिए इधर ये जो मांडा है ये उत्तर में है, कहाँ पड़ता है? ये जम्मू में पड़ता है। इधर जो ये है आपका दक्षिण में दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इधर जो ये आलमगीरपुर है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इधर क्या है? ये सुतका गेंडोर है, ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, अब जो इनकी दूरी है पूर्व से पश्चिम ये है 1600 किलोमीटर और जो ये उत्तर से दक्षिण है ये है 1400 किलोमीटर। और इस सारे का क्षेत्रफल कितना है? 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए भारत में जो पुरास्थल है वो कहाँ कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू, गुजरात और उत्तरी राजस्थान में। जबकि पाकिस्तान में पुरास्थल कहाँ पे हैं? बलूचिस्तान और सिंध प्रांतों में। तो अगला क्वेश्चन है कि जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है उसके जो प्रमुख नगर है वो बताइए। तो ये कई बार मैप में भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर है वो मैप में भरिए। तो देखिए, हरियाणा के अंदर 2 जगह हैं, राखीगढ़ी जो कि अब हिसार में है और बनवाली जो कि फतेहाबाद में है। फिर आता है हड़प्पा, ये पंजाब में है, लेकिन जो ये पंजाब है ये भारत का नहीं है। ये कौन सा पंजाब है? पाकिस्तान का पंजाब है। उसके बाद आता है धोलावीरा, ये गुजरात में है। कालीबंगा ये राजस्थान में है और मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत में है, जो कि पाकिस्तान में है। आइए मैप के माध्यम से इनको समझते हैं। जो ये मानचित्र आप देख रहे हैं ये 1921-22 के समय का है, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था और भारत और पाकिस्तान जो है वो संयुक्त रूप से थे। और जो आपको ये लाल एरिया दिखाई दे रहा है ये है सरस्वती सिंधु सभ्यता का। इसमें सबसे जो बड़ा शहर था वो हड़प्पा था और उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो और उसके बाद आता है धोलावीरा। आज के समय में जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के अंदर हैं और धोलावीरा जो है वो भारत के अंदर है। जितने भी आपको ब्लैक डॉट्स हैं ये सारा जो एरिया है वो कहाँ पे है? भारत के अंदर।
अंदर है। हड़प्पा जो है सबसे बड़ा शहर है इस सभ्यता का, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है, इसलिए इसको मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सिंधु सभ्यता का कालक्रम समझाइए। मतलब कालक्रम क्या होता है कि उसे एक किस समय पे क्या हुआ एक क्रम के अनुसार बताइए। ठीक है, तो सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है वो 3 चरणों में पूर्ण होता है और इसका पता हम कैसे लगाते हैं? रेडियो कार्बन तिथियों के माध्यम से। कार्बन होता है जिसके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि ये चीज़ कितने वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो इसका जो 3 चरणों में विकास हुआ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रथम चरण, ये है 4000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। इसमें हुआ प्रथम कृषि संस्कृति और विकसित ग्रामीण संस्कृति का विकास। जो प्रथम कृषि संस्कृति का विकास हुआ वो हुआ 4000 ईसा पूर्व से 3200 ईसा पूर्व तक और विकसित ग्रामीण संस्कृति का जो विकास हुआ वो हुआ 32 से 2600 ईसा पूर्व तक। वैसे तो बताया जा रहा है कि इसका विकास 7500 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच में ही हो गया था। कहाँ हो गया था? जो सरस्वती नदी घाटी है वहाँ के लोगों ने वहाँ अपने निवास स्थान बनाने शुरू कर दिए थे और कृषि का आरंभ कर दिया गया। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसका विकास हुआ वो हुआ 4000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच में। अब बात कर लेते हैं प्रथम चरण की, जिसके अंदर मैंने आपको 2 बातें बताई, प्रथम कृषि संस्कृति और विकसित ग्रामीण संस्कृति। तो जो प्रथम कृषि संस्कृति है वो 4000 ईसा पूर्व से 3200 ईसा पूर्व में हुई और इसका विकास जो है निम्न क्रम से हुआ। इसमें क्या हुआ? नगर योजना के लक्षण दिखाई देने लगे, लेखन कला का आरंभ हो गया, मोहरा का विकास हुआ और नाप तोल की जो पद्धति है उसको इजाद किया गया। अब जो सेकंड है वो क्या है? विकसित ग्रामीण संस्कृति 3200 से 2600 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो प्रथम कृषि संस्कृति थी उसमें परिवर्तन होना आरंभ हो गया और विकसित ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। 2600 ईसा पूर्व तक नगरीय जीवन की जो विशेषताएं थी वो लोगों ने आत्मसात कर ली, मतलब उनको अपना लिया। और भारत की जो प्रथम नगरीय सभ्यता है उसमें क्या हुआ? नगरों का विकास होना आरंभ हो गया। दूसरा चरण जो है वो है नगरीय काल। ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रहा। 1900 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि जो ये नगरीय सभ्यता थी इसमें फिर परिवर्तन होने लगा और ये पतन की ओर जाने लगी और फिर से नगरों की सभ्यता से लोग ग्रामीण संस्कृति में आने लगे। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा चरण, इसको हम उत्तर काल भी कह सकते हैं। ये 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच में रहा और इसमें क्या हुआ कि जो 1300 ईसा पूर्व है उसमें सभ्यता का पतन हो गया। अब मैं करवाने जा रही हूँ आपको इस पार्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि पेपर में 3 या 5 नंबर का पूछा जा सकता है। इसमें मैं आपको इसकी 6 विशेषताएं समझाऊंगी जिसमें आप नंबरों के हिसाब से पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की विशेषताएं बताइए। यानी जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी उसमें जो नगर योजना थी, नगरों में क्या क्या होता था, कैसी जो वहाँ पे व्यवस्था की गई थी, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है नगरीय व्यवस्था, मतलब नगर के अंदर कैसी व्यवस्था थी। सभ्यता के नगरों में प्राय पूर्व व पश्चिम दिशा में 2 टीले मिलते थे। मान लो पूरी ये है नगरीय व्यवस्था, इसमें 2 टीले होते हैं, पश्चिमी टीला और पूर्व का टीला। ठीक है, पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र होते थे। जो पूर्व दिशा के टीले होते थे वहाँ आवास क्षेत्र होते हैं, यहाँ सामान्य नागरिक रहते थे, जैसे मजदूर वर्ग है, शिल्पकार है, व्यापारी है आदि। और जो पश्चिमी दिशा का टीला होता था उसमें क्या होते थे, उसमें दुर्ग स्थित होते थे जिसके अंदर प्रशासनिक, सार्वजनिक और अनागार स्थित होते थे। प्रशासनिक क्या होता है, जो प्रशासन को संभालते हैं। ठीक है, सार्वजनिक भवन क्या होते हैं, जो उनके रहने के क्वार्टर होते थे उनको सार्वजनिक भवन कहते थे। और इसी के अंदर एक अनागार होता, अनागार क्या होता है, जहाँ पर अनाज को भंडारण करके रखा जाता है। आगे क्या है, रक्षा प्राचीर की रक्षा कैसे की जाती थी वहाँ के नगरों की। ये नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त होते थे। प्राचीर क्या होती है, दीवार, यानी ये नगर है तो इसकी जो दीवार है चारों तरफ की ये बहुत ही मजबूत होती थी। और क्या होता था कि रक्षा प्राचीर में लोगों की सुरक्षा हेतु बुर्ज बने हुए थे। इनमें क्या था, बुर्ज बने हुए थे। बुर्ज क्या होता है, बुर्ज होती है मीनारें, तो बहुत ऊंची मीनारें बना दी जाती थी। उनसे देखा जाता था कि कोई दूसरी सेना आक्रमण ना कर दे, या आक्रमण कर रही है तो वो कहाँ तक है, उनके पास क्या क्या हथियार है, तो इन मीनारों के माध्यम से देखा जाता था।
आगे आती है सड़कें। सड़कें क्या थी? सड़कें कच्ची थी, उनकी सफाई का ध्यान रखा जाता था। सड़कें कैसी थी? कच्ची थी, लेकिन फिर भी उनकी सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था। उन सड़कों के किनारों पर क्या है? कूड़े कचरे के लिए कूड़ेदान बने हुए थे या रखे गए थे। ठीक है। सड़कें शहर को मुख्य 5-6 खंडों में विभाजित करती है। मान लो ये शहर है, तो सड़कें क्या है कि ऐसे 5-6 खंडों में उनको विभाजित करती हैं। मोहनजोदड़ो में जो मुख्य सड़कें थी वो 9.15 मीटर और जो गलियां थी वो औसतन 3 मीटर चौड़ी होती थी। अगली जो विशेषता इनकी वो है नालियाँ। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी और वो उनके ऊपर जो है बड़े आकार की ईंटों से ढका जाता था। मतलब उनको बनाया जाता था पक्की ईंटों से और उनको ढका जाता था बड़े आकार की ईंटों से। नालियों की जो चौड़ाई और गहराई थी वो शहर की जनसंख्या की आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाती थी। यानी जनसंख्या ज़्यादा है तो गहराई और चौड़ाई ज़्यादा होती थी, जनसंख्या कम है तो गहराई और चौड़ाई कम होती थी। घरों की जो नालियाँ हैं वो सड़क के किनारे बड़े नालों में गिरती थी। नालियाँ बड़े नालों में गिरती थी और नाले कहाँ जाते थे? वो नगर के बाहर निकाले हुए थे, ताकि जो नगर का नाले का पानी है वो नगर के बाहर उनके माध्यम से आसानी से निकल जाए। अगली विशेषता भवन। भवन कैसे थे? जो है सरस्वती सिंधु सभ्यता में। सभ्यता के नगरों में आवासीय और सामुदायिक भवन मिलते थे। आवासीय क्या होता है? जो पर्सनल घर होते हैं, भवन होते हैं। सामुदायिक क्या होते हैं? जो इकट्ठे होते हैं। ठीक है। तो आवासीय भी थे और सामुदायिक भी थे। भवनों में 3-4 कमरे, रसोई घर, स्नान घर और भवन के बीच में आंगन होता था। ये नॉर्मली जो आवास थे सामान्य लोगों के, उनके घर होते थे। 3-4 कमरे, उनमें रसोई, उसमें नहाने के लिए स्नान घर और भवन के बीच में क्या होता था? एक आंगन होता था। जबकि जो अमीर आदमी थे, सुख संपन्न लोग थे, उनके घरों में एक कुआं भी होता था और साथ साथ में क्या होता था? शौचालय भी होता था। अब बात करते हैं सामुदायिक भवनों की। सामुदायिक भवनों में क्या होता था? सभा भवन, कि जितने भी लोग हैं वो इकट्ठे अगर कोई सभा बिठाते हैं तो उन भवनों में बिठाई जा सके। वहाँ एक इकट्ठा जो है अन्न का भंडारण होता था और साथ में जो वहाँ पर स्नानागार होता था कि इतने लोग जो वहाँ ठहरते थे तो उनके लिए नहाने की व्यवस्था की हुई थी। तो ये सभी यहाँ की भवनों की विशेषताएं थी। अगली विशेषता है ईंटों का माप। इसमें क्या है कि नगरों में अत्यधिक भवन व नालियाँ ईंटों का प्रयोग करके बनाई जाती थी। मतलब नगरों में जो भवन थे वो पक्के थे, नालियाँ थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। और जो भवनों में क्या होता था? 1:2, 2:3 और 1:2 और 2:4 की जो है ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो क्या कला थी इस समय? सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला के अंतर्गत प्रस्तर, प्रस्तर क्या होता है? पत्थर, धातु और मिट्टी की मूर्तियों का उल्लेख किया गया है। यानी उस समय पे क्या था कि पत्थर और धातु, धातु क्या होती है? सोना, चांदी, तांबा, ये सभी धातु होती हैं। और मिट्टी की मूर्तियों का उल्लेख किया गया, मतलब वहाँ पे मिट्टी की मूर्तियाँ पाई गई थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। प्रस्तर मूर्ति में सबसे उल्लेखनीय 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली, जो तिपतिया अलंकरण से युक्त शाल ओढ़े हुए है। मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी एक पुरुष की मूर्ति मिली, किस चीज़ की? पत्थर की। और वो कितनी लंबी थी? 19 सेंटीमीटर लंबी थी, लेकिन वो खंडित हुई थी। ठीक है। वो कहाँ से मिली थी? वो मोहनजोदड़ो से मिली और उसने तिपतिया, तिपतिया क्या होती हैं? 3 पत्तियों का अलंकरण ओढ़े हुए थे। ठीक है। अलंकरण का होता है उसको पहनना, तो उसने क्या पहन रखा था? 3 पत्तियों का एक शाल वो ओढ़े हुए था। आगे क्या है? मोहनजोदड़ो से विश्वविख्यात धातु की नर्तकी की मूर्ति भी मिली। एक जो विश्वविख्यात यानी बहुत फेमस जो धातु होती है उसकी मूर्ति भी वहाँ पर मिली। किसकी? नर्तकी, यानी नाचते हुए किसी महिला की मूर्ति वो थी। आगे है मानव की मिट्टी की मूर्तियाँ आभूषण और शिरोवेशभूषा के साथ मिलती हैं। मानव की जो है बहुत सारी मूर्तियाँ मिली जो कि मिट्टी से बनी हुई थी, वो आभूषण पहने हुए थे और शिरोवेशभूषा यानी सिर तक जो है उनकी वेशभूषा थी, ऐसी मूर्तियाँ मिली। आगे है पशु पक्षियों जैसे बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, सूअर, मोर, बत्तख, तोता और कबूतर की मूर्तियाँ भी मिली। मतलब उस समय पे जो है पशु पक्षी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में थे और उनकी मूर्तियाँ भी बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त मोहरे, मनके और मिट्टी के बर्तन का भी कला में महत्वपूर्ण स्थान है। मोहरे क्या होती थी? जो आजकल हम सिक्के यूज करते हो उनको क्या कहते थे? मोहरे। मनके क्या होते हैं? मोती, जो जिनकी माला वगैरह बनती है। ठीक है। और
और मिट्टी के बर्तन भी जो है उस समय पे महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। मुहरें मुख्यतः चौकोर या आयताकार पाई जाती थी, या तो वो चौकोर थी, ठीक है, या फिर वो आयताकार थी। इन पर पक्षियों, देवी देवता एवं लिपि को अंकित किया गया था। इन मोहरों पे क्या छपा था? या तो देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, या पक्षी थे, या कोई भाषा लिखी हुई थी, कोई लिपि लिखी हुई थी। सैलखड़ी, शंख, हाथी दांत, सोने, चांदी और तांबे आदि के आभूषण, मनके, चूड़ियाँ, हार, कंगन, अंगूठी मिलते हैं। मतलब जो मनके यानी मालाएं थी, चूड़ियाँ थी, हार थे, कंगन थे और अंगूठी यानी जो भी आभूषण थे वो सोने के या चांदी के, तांबे के या फिर शंख के या फिर सैलखड़ी एक मिट्टी होती है या फिर हाथी दांत के बने हुए मिले। उस समय जो खेल के उपकरण थे वो क्या है कि खेल के उपकरण, मिट्टी के बर्तन और अन्य गृह उपयोगी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। मतलब उस समय क्या था कि ये नहीं था कि खेल के उपकरण नहीं थे या बर्तन नहीं थे, उस समय खेल के उपकरण भी बनाए जाते थे, घर में जो उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं वो भी बनाई जाती थी और मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।